आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है। प्राचीन इतिहास से रिलेटिव सारी चीज़ें इसमें आज हम कवर करेंगे और ये प्राचीन इतिहास का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाजनपद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुल महाजनपद कितने हैं? 16 हैं, जिसमें से जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? इसकी जो जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वहाँ से मिली है, और भगवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है यहाँ से मिली है। उत्तर प्रदेश में कुल महाजनपद, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। उसके आगे देखते हैं। सबसे पहला महाजनपद है पांचाल। ये 2 भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी पांचाल, दूसरा है दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल है। कानकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। दूसरा महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है, और इसका विस्तार मेरठ और दिल्ली तक था। महाभारत कालीन हस्तिनापुर का नगर इसी राज्य में स्थित था। तीसरा महाजनपद है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, और इसका विस्तार प्रयागराज और कौशाम्बी तक है। चौथा महाजनपद है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, जो कि बुद्धकालीन थी, और दूसरी राजधानी अयोध्या, जो रामायण कालीन थी। सहेत महेत स्तूप के खंडहरों से यह पता चलता है कि श्रावस्ती नगर का आकार अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्राकार। पांचवा महाजनपद है मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर है और पावा है। इसका विस्तार देवरिया, गोरखपुर, बस्ती तक है। छठा महाजनपद है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा बृहदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। सातवां महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तमती है, जिसे बांदा कहा जाता है। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध राजा शिशुपाल था। आठवां महाजनपद है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। ये तो महाजनपद से जितनी सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद में हमारा यहाँ से शुरू होता है मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में हम पढ़ेंगे। यूपी में कि मौर्य काल से रिलेटिव कौन कौन सी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। मगध में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करने के बाद। वर्तमान यूपी का पूरा क्षेत्र इसकी परिधि में आता है। महानतम शासक जो थे कौन थे? अशोक थे। इनके अभी तक 40 अभिलेख मिल चुके हैं। अशोक के जो हैं अभी तक 40 अभिलेख मिल चुके हैं। यूपी में मिलने वाले अभिलेख, और यूपी में कौन कौन से अभिलेख मिले हैं ये देख लेते हैं। एक है अहरौरा, जो मिर्ज़ापुर में है, का लघु अभिलेख। इसकी खोज 1961 में हुई थी। दूसरा है मेरठ का स्तंभ लेख। तीसरा है टोपरा का स्तंभ लेख, जो सहारनपुर में है। चौथा है सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, और पांचवा है कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख हुआ है इस अभिलेख में। समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयागराज लाया गया। इस अभिलेख को समुद्रगुप्त के द्वारा, पहले कौशाम्बी में था, वहाँ से इसको प्रयागराज लाया गया। परसा दयाराम महाराजगंज तथा सोहगौरा गोरखपुर के पुरातात्विक साक्ष्य मौर्य युगीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। इसके बाद आ जाता है शुंग वंश। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की है, जो कि 185 ईसा पूर्व में की है, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, एवं अयोध्या, साकेत व विदिशा इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रांत थे। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम से ज्ञात होता है कि अग्निमित्र विदिशा का गवर्नर था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उसके बाद आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने की थी। वास्तविक संस्थापक इसके बिम कटफिसस थे और इसका विस्तार अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत, मथुरा और बनारस तक था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो थे कनिष्क थे।
कनिष्क की फर्स्ट राजधानी पुरुषपुर थी और सेकंड राजधानी मथुरा थी। मूर्ति निर्माण कला का विकास इन्हीं के समय में हुआ था। मथुरा के संग्रहालय में ज़्यादातर मूर्तियाँ इसी काल की हैं। कौन से काल की हैं? इन्हीं के अवशेषों पर गुप्त वंश स्थापित हुआ है। मथुरा से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है। मथुरा से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है। रबा तक अभिलेख जो है कनिष्क द्वारा बनवाया गया था और ये कहाँ पर है? भारत के किस शहर में है? कौशाम्बी, साकेत, उज्जैनी, चंपा और पाटलिपुत्र में है। इसके बाद आ जाता है नागवंश। कुषाणों के पतन के पश्चात मध्य भारत तथा उत्तर भारत के भूभागों पर शक्तिशाली नागवंशों का उदय हुआ। जिन्हें पुराणों के अनुसार मथुरा पर 9 नाग राजाओं ने शासन किया था। कितने? 9 नाग राजाओं ने। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के समकालीन यहाँ का राजा गणपति नाग था। इसके बाद आ जाता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी 275 ईसा पूर्व में, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र और फर्स्ट प्रतापी शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसका विस्तार काशी और कौशल तक था। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से यात्री कब भारत आए थे और किसके शासनकाल में आए थे। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा की नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया, जिससे उसे प्रभावती गुप्ता नामक एक पुत्री हुई थी। गुप्त काल को कला की दृष्टि से भी स्वर्ण काल माना जाता है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये इम्पॉर्टेंट है कि गुप्त काल को कला की दृष्टि से क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यूपी के भीतर गांव का मंदिर कानपुर में स्थित है और दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। मूर्ति निर्माण की सारनाथ शाखा का भी विकास इसी काल में हुआ था। उसके बाद आता है दशावतार मंदिर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। विष्णु के 10 अवतारों का ये मंदिर है। पंचायतन शैली में बना हुआ है, जो गुप्तकालीन का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में। इसके बाद आ जाता है वर्धन राजवंश। इसकी स्थापना पुष्पभूत ने की है। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? बांसखेड़ा लेख से, जो जहाँपुर में है, और मधुबन अभिलेख जो कि श्रावस्ती में है, यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनकी राजधानी कन्नौज थी और इसकी हर्षवर्धन की उपाधियाँ क्या क्या थी? अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता था, सकलोत्तर पथनाथ के नाम से, शिलादित्य के नाम से और महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए, एक तो कन्नौज में, दूसरा प्रयागराज में। ह्वेनसांग का आगमन, यानी कि हर्षवर्धन के काल में ही ह्वेनसांग जो है भारत आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। भारत का अंतिम बिंदु हिंदू सम्राट यही था। कुंभ मेला की शुरुआत किसने कराई थी? हर्षवर्धन ने करवाई थी। और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं कौन कौन सी हैं? प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। और इसका राज कवि कौन था? बाणभट्ट था। इन बाणभट्ट की पुस्तक जो थी वो कौन थी? हर्षचरित और कादम्बरी, इनकी 2 पुस्तकें थी। इसके बाद आ जाता है प्रतिहारों के बाद की स्थिति, कि उत्तर भारत में प्रतिहारों के बाद क्या स्थिति थी। इस समय उत्तर प्रदेश में 2 नए राजपूत वंश क्रमशः हुए। कौन कौन से? चंदेल वंश और गढ़वाल वंश का उदय हुआ। सबसे पहले पढ़ते हैं चंदेल वंश। इसकी स्थापना 831 ईस्वी में नन्नुक नामक सामंत द्वारा कराई गई। इसका उदय कहाँ से हुआ? बुंदेलखंड, जिसका प्राचीन नाम जजाक भुत्ती है। और प्रारंभिक शासक इसका कौन था? गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे और प्रतापी राजा यशोवर्मन थे। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कालिंजर, जो कि बांदा में है, और इसको सैन्य राजधानी भी कहा जाता है। अंतिम महान शासक कौन था? परम दिदेव था, जिसका सेना नायक आल्हा और उदल थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें पराजित किया था। उसके बाद आ जाता है गढ़वाल वंश, जिसे राठौर राजवंश भी कहा जाता है। फर्स्ट शासक इसका यशो विग्रह था और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद था। इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी था और अंतिम शासक जो है जय चंद थे।
जिसे मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। किसे? जयचंद को। तो प्राचीन इतिहास से जितनी भी चीज़ें आने वाली थी मैंने सारी इस वीडियो में बता दी हैं। आज मेरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया है यूपी का। अब इसके बाद हम कल से यूपी का जो है मध्यकालीन भारत की चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।